चिड़ियाघर का जो पुल है उसके नीचे। हाँ, मतलब बिल्कुल राजभवन कैंपस में, और बीपीएससी वहाँ से नज़दीक है, तो रोज़ आते जाते बीपीएससी में नज़र पड़ती थी। और पुराना इश्क जो था वो फिर जागने लगा। हाँ बिल्कुल, और बीपीएससी के जो पुराने लोग थे, जैसे कि वहाँ पर जब हम लोग 38वीं के टाइम में थे तो झा जी बुक सेलर्स की दुकान हुआ करती थी, अब भी है, और बीच में छोटू की दुकान भी आ गई थी, तो झा जी वगैरह से मुलाकात होने लगी। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार और देता हूँ। अब मैं फिजिक्स का विद्यार्थी, मैं इतिहास, मानव शास्त्र और इंटरनेशनल लॉ लेके और तुरंत बीपीएससी का मेंस देना। फिजिक्स आपका कमज़ोर था या फिर इंटरेस्ट हट गया था, या फिर आपको लगा कि इतिहास ज़्यादा आसान पड़े? नहीं, कमज़ोर तो नहीं था फिजिक्स, लेकिन मैं चाहता था कि हिंदी मीडियम में परीक्षा दूं, और उसमें कोई मदद नहीं मिल पाई। फिजिक्स अगर होता तो शायद पहले ही सिलेक्शन हो गया होता। तो ऐसे करते करते 1-2 महीने भी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न थे जो याद हो गए थे, और प्रारंभिक परीक्षा मैंने दी तो मैं पास कर गया। तो चूँकि बीपीएससी का जो मैंने फॉर्म भरा था 38वीं का, वो एक नए युग की शुरुआत थी। बीपीएससी में 37वीं तक पीटी नहीं था, प्रारंभिक परीक्षा 37वीं तक नहीं होती थी, सीधे मुख्य परीक्षा में लोग बैठते थे और उसके बाद इंटरव्यू देते थे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। बीपीएससी कहा जाता है कि बिहार में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसी समय यह तय कर दिया जाता है कि वो किस विभाग का अधिकारी बनेगा। जो एक आम मिडिल क्लास बिहारी फैमिली है उसके यहाँ यह परंपरा है। कारण है कि बिहार में प्राइवेट जॉब्स नहीं है, सरकारी नौकरियां हैं भी तो बहुत कम है, और एक बिहारी डीएनए आप कह सकते हैं कि अधिकारी बनना या नेता बनना हमारे डीएनए में होता है। अब बीपीएससी की जो यात्रा होती है या फिर यूपीएससी सिविल सर्विस की अगर हम बात करें तो उसकी एक यात्रा, एक जर्नी अपने आप में एक कहानी होती है जिस पर सिनेमा बन सकता है। एक ऐसी ही कहानी आज आपको हम बताएंगे। हमारे साथ इस वीडियो में जो शख्स मौजूद हैं, स्वागत करता हूं सर आपका। समीर परिमल नाम है इनका, गोपालगंज के निवासी हैं। 91 में जब 38वां बीपीएससी चल रहा था, माफ कीजिएगा 91 में ग्रेजुएशन करते हैं सिवान डीएवी कॉलेज से, सही। 92 में इन्होंने बीपीएससी का फॉर्म भरा, बीपीएससी एग्जाम दिए और पीटी और मेंस निकाल लिए। इंटरव्यू में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बहुत कारण रहे होंगे सिलेक्शन नहीं होने का। उसके बाद इनका सिलेक्शन होता है साल 2018 में। अब सोचिए 92 से 2018 लगभग 26 साल की यात्रा रही इनकी, और तब जाकर ये बीपीएससी में क्वालिफाई करते हैं। 56 से लेकर 59वां बीपीएससी में आपका रैंकिंग आया था। 194 रैंक इनको बिहार में आता है। आज ये अधिकारी बन चुके हैं, और सबसे पहले तो इनको हम शुक्रिया करेंगे कि आप द इंडिया टॉप के स्टूडियो में आए सर, हमसे अपना जो एक लंबा अनुभव रहा वो साझा करने के लिए। टीचर की नौकरी भी आप किए हैं, तो थोड़ा सा आप बताइए सर कि ग्रेजुएशन के बाद, चूंकि इनका जो फैमिली है जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें कई प्रशासनिक अधिकारी रहे, तो थोड़ा सा सर बैकग्राउंड पहले बताइए कि ग्रेजुएशन का फिजिक्स से किए। हाँ, एक और बात इनके बारे में बता दूं कि विज्ञान के विद्यार्थी रहे, साइंस से इन्होंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया, कवि हैं, साहित्यकार हैं, गजल लिखते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। तो कितना लंबा इनका यात्रा रहा होगा। शुरू से शुरू किया जाए सर। ग्रेजुएशन आपका पूरा होता है 91 में, 92 में आप फॉर्म भरते हैं। वहां से बताइए सर कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय। ऑफलाइन मोड था उस समय, आज की तरह इंटरनेट पर क्लासेस नहीं आपको मिलते होंगे। बताइए सर उस समय से आप पूरा यात्रा रहा। शुरू में ग्रेजुएशन करने के बाद उसके पहले तक मैंने कुछ नहीं सोचा था कि करना क्या है। मेरे घर में ऐसा कुछ था नहीं, पिताजी का कोई प्रेशर नहीं था। पिताजी एक सरकारी उच्च विद्यालय जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पढ़ाई की है, उस विद्यालय के प्राचार्य हुआ करते थे, और उन्होंने बस छोड़ दिया था कि पढ़ो, जो मन में आए सो करो। तो ग्रेजुएशन तक मैंने कुछ नहीं सोचा। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं पटना आया, मेरी मौसी यहाँ रहती थी, तो मैं उनके यहाँ आया और फिर मैंने सोचा कि अब कुछ करना है। तो कुछ मित्र लोग मिले जो मुझसे मेरे साथ पढ़ते थे पहले, वो आ चुके थे पटना और बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो उनसे बातचीत हुई, तो उनके साथ मैंने फॉर्म भर दिया और फिर हम लोग साथ में बैठ के बातचीत करके पढ़ाई शुरू किए। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी था, मुझे जीएस के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया था नहीं, तो मैंने विषयवार पढ़ना शुरू किया। हर विषय को, उस समय यूनिक गाइड आता था यूपीएससी के लिए, तो उस समय अब नहीं आता है शायद, पता नहीं पता है। तो उस समय आता था, यूनिक गाइड खरीदते थे हम लोग, इतना मोटा हुआ करता था, उसमें विषय का अलग अलग छांट के हम लोग उसको सी के अलग अलग कर लेते थे और फिर पूरा पढ़ जाते थे। मतलब जीएस का सारा चीज़ उसमें रहता था। हाँ। तो चूँकि बीपीएससी का जो मैंने फॉर्म भरा था 38वीं का, वो एक नए युग की शुरुआत थी।
बीपीएससी में 37वीं तक पीटी नहीं था। प्रारंभिक परीक्षा 37वीं तक नहीं होती थी, सीधे मुख्य परीक्षा में लोग बैठते थे और उसके बाद इंटरव्यू देते थे। मैंने फॉर्म भरा तो उस वक्त पीटी शुरू हो गया, प्रारंभिक परीक्षा शुरू हो गई। तो उसमें जीएस पढ़ना था, जनरल स्टडी पढ़ना था। तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया और प्रतियोगिता दर्पण उस समय पत्रिका काफ़ी लोकप्रिय हुआ करती थी और एकमात्र उस समय थी। बाद में सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल आया, तो उसको भी हम लोगों ने पढ़ाई के दौरान शुरू किया। और कुछ चीज़ें थीं जैसे क्विज़ वगैरह करना, ये हम लोगों को शौक़ था और ये बहुत काम आया। क्विज़ करते थे हम लोग और मान लीजिए कि रोज़ कुछ क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप लेके आ रहे हैं और आपने मुझसे पूछा, मैंने आपसे पूछा। जो क्वेश्चन जानते हैं ठीक है, जिसका उत्तर हमें नहीं आता है वो हम नोट कर लिया करते थे, तो वो याद हो जाता था। तो ऐसे करते करते 1-2 महीने भी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न थे जो याद हो गए थे। और प्रारंभिक परीक्षा मैंने दी तो मैं पास कर गया, मुझे उम्मीद नहीं थी। अब एकाएक मैं गांव से आया था, प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा देनी थी। तो उस समय एक और बात थी कि बीपीएससी में 3 ऑप्शनल रखना थे। अच्छा, अब दो ही हैं शायद। अब तो एक हो गया है। ये बोल रहा हूँ पूरे युग की यात्रा है ये। तो उस समय 3 ऑप्शनल थे 38वीं में। तो अब फिजिक्स के लिए मैंने सोचा, तो हिंदी मीडियम में कुछ मिला नहीं, चूँकि बाकी विषयों की तैयारी के लिए और गांव से कोई व्यक्ति आता है तो हिंदी मीडियम। तो अब फिर मैंने सोचा कि मैं इतिहास रखता हूँ क्योंकि जनरल स्टडी में भी फ़ायदा होगा। और दूसरी बात कि मेरे घर में कुछ लोग आईएएस आईपीएस बने थे 91 में, तो उनके पास नोट्स थे इतिहास के, वो इंग्लिश में थे। मैंने सोचा कि मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ। फिजिक्स आपका कमज़ोर था या फिर इंटरेस्ट हट गया था या फिर आपको लगा कि इतिहास ज़्यादा आसान पड़ेगा? नहीं, कमज़ोर तो नहीं था फिजिक्स, लेकिन मैं चाहता था कि हिंदी मीडियम में परीक्षा दूं और उसमें कोई मदद नहीं मिल पाई। फिजिक्स अगर होता तो शायद पहले ही सिलेक्शन हो गया होता, क्योंकि मार्क्स बहुत आता था उसमें मुझे। तो मैंने इतिहास एक रखा। उस समय इतिहास में भी बटा हुआ था कि भारतीय इतिहास या विश्व इतिहास। तो मुझे विश्व इतिहास उस समय कम समझ में आता था, विदेश के नाम नहीं समझ में आते थे, तो मैंने भारतीय इतिहास रखा। दूसरा ऑप्शनल उस समय यूपीएससी में बहुत नया चला हुआ था एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। तो मैंने एक मानव शास्त्र ले लिया। उस समय एक प्रसिद्ध कोचिंग यहाँ हुआ करता था उसके लिए, तो वहाँ से मैंने नोट्स भी खरीदे। और तीसरा विषय मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि ग्रुप बटा हुआ था कि इस ग्रुप से आप इतना ऑप्शनल ले सकते हैं। तो तीसरा ग्रुप कुछ ऐसा था कि समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने ऐसे ही बिना कुछ सोचे अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी कि इंटरनेशनल लॉ रख लिया। अब मैं फिजिक्स का विद्यार्थी, मैं इतिहास, मानव शास्त्र और इंटरनेशनल लॉ लेके और तुरंत बीपीएससी का मेंस देना। और ऊपर कितना समय मिला होगा सर प्री से मेंस के बीच में? नहीं, समय तो मिला था, 6 महीने से कम नहीं मिला था, अधिक ही मिला था। लेकिन वो सब मैंने तैयार कर लिया और मेरा सिलेक्शन हो गया मेंस में। और इंटरव्यू देना, अब एकाएक इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यू के लिए कोई आइडिया था नहीं उस समय। यहाँ एक कोचिंग भी मैंने ज्वाइन किया था कुछ समय के लिए। इंटरव्यू दिया मैंने, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और ये सिलसिला चल पड़ा। अगले साल फिर ऐसा ही हो गया। और इसी बीच मैंने क्या किया कि एलएलबी की परीक्षा पास कर ली। मैंने एक डिग्री हासिल कर ली कि भाई अगर कहीं बेकार हो जाए, बेरोजगारी हो जाए तो कुछ तो खाने को रहे, तो एलएलबी कर लिया। और 99 में बिहार सरकार ने प्राथमिक शिक्षक की बहाली निकली थी बिहार सरकार में, तो उसमें मैंने भरा था। वो गोपालगंज ज़िले से मैंने फॉर्म भरा था। तो ज़िले वाइज एग्ज़ाम हुआ था और ज़िले वाइज ही रिजल्ट आया था। तो अपने ज़िले गोपालगंज में मैं टॉप कर गया। और फिर 99 में मैंने पटना त्याग कर दिया, पटने का, और वहाँ चला गया गोपालगंज। फिर ज्वाइनिंग हुई और उसके बाद मैंने शादी वादी कर ली, बाल बच्चे हुए। मैं आराम से पढ़ाने का काम शुरू कर दिया मैंने। अब आप शिक्षक बन गए, कंप्लीट मतलब फुल टाइम शिक्षक? हाँ जी। और उसी समय पता नहीं क्या मूड में है कि सिम्बोसिस एक संस्थान है, वहाँ से मैंने पीजीडीबीए भी कर लिया। हाँ, तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से मैंने पीजीडीबीए भी कर लिया। फिर कुछ दिन के बाद यहाँ बीपीएससी में एक वैकेंसी निकली 48वीं से 52वीं, और तब तक मेरी नौकरी कुछ दिन हो चुकी थी। और बीपीएससी में भी कुछ नियम में बदलाव आ गए थे। पहले था कि चांस लिमिट था, इतने चांस तक आप दे सकते हैं। बाद में वो चांस लिमिट हटा दिया गया और मैंने सरकारी नौकरी कुछ दिन तो कर ली। तो अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है सरकारी सेवा में, 3 साल करने के बाद आपको अपर एज में छूट मिलती है, तो वो मुझे मिली। तो 48वीं से 52वीं पहली बार कई बीपीएससी को जोड़ के हो रहा था। उसके पहले 38वीं, 39वीं, 40वीं ऐसे होता था।
और ये बैकलॉग था, उसको पूरा करने के लिए 48वीं से 52वीं का एग्ज़ाम हुआ। तो अच्छी खासी मतलब उसमें सीट भी आई होगी। कितनी संख्या थी सीट? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसमें लगता है कि 250 के आसपास थी। अच्छा। लेकिन मैंने वो फॉर्म भरा और उसमें भी फाइनल नहीं हुआ। फिर तुरंत तब तक मेरा ट्रांसफ़र हो गया पटना, और पटना में एक राजकीय कन्या मध्य विद्यालय राजभवन है, उसमें प्राथमिक शिक्षक के रूप में मैं आया। चिड़ियाघर का जो पुल है उसके नीचे। हाँ, मतलब बिल्कुल राजभवन कैंपस में। और बीपीएससी वहाँ से नज़दीक है, तो रोज़ आते जाते बीपीएससी में नज़र पड़ती थी। और पुराना इश्क जो था वो फिर जागने लगा। हाँ बिल्कुल। और बीपीएससी के जो पुराने लोग थे, जैसे कि वहाँ पर जब हम लोग 38वीं के टाइम में थे तो झा जी बुक सेलर्स की दुकान हुआ करती थी, अब भी है, और बीच में छोटू की दुकान भी आ गई थी। तो झा जी वगैरह से मुलाकात होने लगी, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार और देता हूँ। तो 53वीं से 55वीं का फॉर्म मैंने भर दिया। लेकिन साल कौन सा था सर वो? 53 से 55वीं में लगता है मैं 2000 नहीं और पहले 10 में ही, 10 या 11, 10 या 11 में शायद, 10 में फॉर्म भराया था। तो उसके बाद उसका जब एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जाना था तो मेरा जाने का मूड नहीं था, मैंने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी, मैं जाने के मूड में नहीं था। तो कुछ मित्रों ने कहा कि चलिए साथ में चलेंगे, हम लोग मस्ती करेंगे। मेरे पास कार थी तो बोले कि चलिए ना साथ में एक साथ चलेंगे। तो औरंगाबाद सेंटर था, हम लोग चले गए। जो मित्र लोग गए थे उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा हो गया फिर प्रीलिम्स में। फिर मैंने मुख्य परीक्षा में काफ़ी तैयारी की 53वीं से 55वीं रियली, और मैंने इस बीच में विषय बदल दिया और मैंने हिंदी साहित्य ले लिया। अच्छा, एक सवाल आता है मन में सर कि कोई व्यक्ति जो फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया हो, फिर 6 महीने के अंदर में इंटरनेशनल लॉ, हिस्ट्री, वो भी इंडियन हिस्ट्री, मेडाइवल एंशिएंट सब पढ़ा हो, फिर एंथ्रोपोलॉजी, तो इतना सब्जेक्ट आप बदले, तो इससे आपको फ़ायदा आज के समय में, अगर आज के रेफरेंस में पूछे साल 2021 में समीर परिमल, तो जानकारियाँ काम आती हैं आपके? बिल्कुल काम आती है, हर विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी। ऐसे भी कमीशन की तैयारी कोई करता है तो हर विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाती है। इतिहास के साथ मेरा ये हुआ कि मैंने इतिहास की पढ़ाई की तो 38वीं से लेके 56वीं से 59वीं तक इतिहास ने कभी मेरे साथ धोखा नहीं किया। इतिहास में मुझे हमेशा अच्छे अंक प्राप्त हुए, तो मैंने सोच लिया कि मैं इतिहास को नहीं छोड़ने वाला हूँ। एंथ्रोपोलॉजी में मुझे कुछ कम मार्क्स आने लगे तो मैंने उसको छोड़ दिया। ये संयोग की बात है कि जिस साल मैंने एंथ्रोपोलॉजी को छोड़ा उसी साल एंथ्रोपोलॉजी में अच्छे मार्क्स बीपीएससी में आए और मेरे कई मित्र निकल गए। तो खैर, फिर हिंदी साहित्य की मैंने कभी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन मैं हिंदी का प्रेमी रहा हूँ, घर का माहौल रहा है, और हिंदी साहित्य में काम मैं खुद करता था। कविताएं पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, लिखना, गज़लें कहना। तो मैंने सोचा कि अब वो विषय रखते हैं जिसमें मेरी रुचि है, जो मेरे करियर से संबंधित नहीं है लेकिन मेरी रुचि है। तो मैंने इतिहास के साथ हिंदी रख लिया, और हिंदी में काफ़ी अच्छे मार्क्स मुझे आए, 53वीं से 55वीं में भी आए। उस बार भी मैंने इंटरव्यू दिया लेकिन संयोगवश चयन तो अंतिम नहीं हो पाया, और 56वीं से 59वीं में मेरा चयन हो गया। तो पेपर वही था सर, हिस्ट्री और हिंदी? हाँ, हिस्ट्री और हिंदी लेके ही फाइनल। एक बेहद अहम सवाल है जो आज के युवा या जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आज के जो यूथ हैं, जो बीपीएससी के एस्पायरेंट हैं, सिविल सर्विस के एस्पायरेंट हैं, इलाहाबाद से लेकर पटना यूनिवर्सिटी के अशोक राजपथ तक रह के तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड से आपने तैयारी शुरू की, प्रतियोगिता दर्पण का वो युग था, कलम कॉपी लेकर बैठते होंगे, जीएस तैयार करते होंगे, सब करते होंगे। आज के समय में हर चीज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, बड़े बड़े चैनल्स हैं, जैसे एडुटेरिया हुआ, बहुत सारे चैनल्स हैं, अनअकैडमी है। समीर परिमल को क्या अंतर दिखता है, और आज के छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई किस तरीके से की जाए? सिर्फ यूट्यूब पर देखकर नोट्स तैयार करना काफ़ी है, या फिर किताब के पन्ने हमें पलटने ही पड़ेंगे जैसे आज से 30 साल पहले भी लोग पलटते थे? जी, हम लोगों ने तो जो पढ़ाई की है, मुझे याद है कि मैं पटना में रहता था, मंदिरी में भी रहा, और टाइम से सुबह नहा वहा के हम लोग निकल जाते थे और सिन्हा लाइब्रेरी में जाके बैठ जाते थे, मोटी मोटी किताबें निकालते थे, दिन भर पढ़ते थे, अंडरलाइन करते थे, उसको नोट करते थे, और वो नोट्स आज भी मौजूद है और वो बहुत काम आता है। ठीक है, आप यूट्यूब देखें लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, है ना, उससे देख लें, जानकारियाँ इकट्ठा कर लें, लेकिन पढ़ाई के लिए अभी भी ऑफलाइन मोड्स बेस्ट है, उसका कोई जवाब नहीं है। किताबें पढ़ें, और वैसी किताबें सब जगह नहीं मिलेंगी। जैसे कि इतिहास में मैंने पढ़ी, रोमिला थापर की एक किताब थी, अशोक एवं मौर्य साम्राज्य का पतन, वो हर जगह नहीं मिलने वाली है, अभी तो कहीं दिखती नहीं है, दुकान पे खोजते हैं नहीं मिलती है। वो हम लोगों ने पढ़ी,
और उसका नतीजा हुआ कि आज के डेट में मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी हमें हुई, और नोट्स मेरा पास आज भी है, और मार्क्स भी जब भी मैंने उससे लिखा तो मार्क्स काफ़ी आया। तो ऑफलाइन मोड। दूसरी बात कि हम लोग में एक कहावत प्रचलित थी और आज भी हम लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा रफ कीजिएगा लिख के उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मेरा बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, मैं उसको भी बोलता हूँ कि आप यूट्यूब देखना कम कीजिए, आप कॉपी लेके बनाइए मैथ, और जितना अधिक बना लीजिएगा, जितना कॉपी का आप वज़न, हम लोग पहले केजी से तौल के लाते थे कॉपी, तो हम लोग बोलते हैं कि जितना अधिक वज़न होगा रफ का उतना ही मार्क्स आपका ज़्यादा आएगा। तो ऑफलाइन मोड तो होना ही चाहिए। हाँ, ऑनलाइन के साथ तालमेल ज़रूरी है। आज के डेट में सूचनाएं तुरंत मिलती हैं। ठीक है सर, एक और सवाल मैंने नोट करके रखा है कि आपका जब बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ 56 से 59वीं में, साल 2018 में आप ज्वाइन किए थे, 18 में ज्वाइन किए थे, आपको जो विभाग मिला, सेल्स टैक्स का विभाग मिला आपको, असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हैं, कोई और चॉइस भी था आपका? हाँ, ये मेरा तीसरा चॉइस था। पहला मैंने प्रशासनिक सेवा को दिया था, दूसरा पुलिस सेवा को दिया था। वैसे मन में ये भी था कि अब जिस उम्र में मैं पहुंच चुका हूं, पुलिस सेवा उचित नहीं है मेरे लिए, फिर भी मैंने दिया था। तो आपका मतलब पुलिस सेवा जो है वो प्रायोरिटी था? पहला प्रशासनिक सेवा था। प्रशासनिक सेवा। हाँ। आज के छात्रों को जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जीएस को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अभी 67वें बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भी भरेंगे, लाखों लाख छात्र भरेंगे। जीएस को लेकर कुछ सुझाव दीजिए, कुछ टिप्स दीजिए जो आज के युवा फॉलो कर सकें बीपीएससी को क्रैक करने। ये एक तो मैं देख रहा हूँ, चूँकि हम लोग भी जब सिलेक्शन हम लोगों का हुआ तो उस समय हम लोग ऑनलाइन मोड में आ चुके थे। तो बीपीएससी को लेके फेसबुक पे भी कई ग्रुप चलते हैं, यूट्यूब वगैरह भी है, तो बहुत सारी भ्रामक सूचनाएं भी रहती हैं, और एक निगेटिव वातावरण भी कभी कभी वो बना देते हैं। उनसे बचने की ज़रूरत है। आप एग्ज़ाम के टाइम में उन सबको बंद कीजिए, सारे ग्रुप्स को छोड़िए, उनसे सूचना जहाँ लेनी है वहाँ लें, लेकिन बाकी सब चीज़ें वो गलत सूचनाएं ज़्यादा देते हैं, वो छोड़ के बिल्कुल एक रणनीति बना के पढ़ाई होनी चाहिए। कोई शॉर्टकट तो है नहीं इसका, और पढ़ना तो पड़ेगा। तो 3 लेवल है इसका, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू। तीनों की तैयारी अलग अलग होती है। मेरा मानना है कि प्रारंभिक परीक्षा सबसे कठिन है, लेकिन उसकी तैयारी सिर्फ एक बार होती है। एक बार अगर अच्छे से आपने तैयारी कर ली, आप कभी फेल नहीं होंगे। जैसा कि मेरे साथ हुआ, प्रारंभिक परीक्षा के लिए मुझे कुछ सोचना ही नहीं था, मैं आंख बंद करके दे रहा था, पास कर जाता था। तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी एक ही बार होती है, और वही निकालना सबसे कठिन है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि समझ जाएं कि कौन कौन से विषय हैं। उन विषयों को अलग अलग एक बार, जैसे मैंने यूनिक गाइड पढ़ी थी, कोई किताब लेके एक बार पूरे विषय का अध्ययन कर लें ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद क्विज़ वगैरह उसके लिए बेटर होता है, बहुत अच्छा होता है। हम लोग भारत ज्ञान मंच नाम से एक संस्था बनाए हुए थे, और यहाँ गांधी संग्रहालय जो है वहाँ हम लोग हर बुधवार को बैठते थे और क्विज़ करते थे। और संयोग की बात है, खुशी की बात है कि जितने लोग हम लोग में से थे, कोई आज के डेट में बेकार नहीं है, सब लोग कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूपीएससी भी हुआ, बीपीएससी भी हुआ, जो जिनका कहीं नहीं हुआ वो टीचर भी हुए, लेकिन हुए। तो क्विज वगैरह करने चाहिए। और उसके बाद मुख्य परीक्षा में जब आते हैं तो वो तो लिखित अभ्यास, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपना, एक तो मुख्य परीक्षा में अब सिलेबस फिर चेंज हो गया है, अब एक विषय रखना है, तो ऑप्शनल एक विषय रखना है, जीएस ज़्यादा है, तो मुख्य परीक्षा में जीएस का लिखित अभ्यास बहुत आवश्यक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिखित अभ्यास एकदम बहुत आवश्यक है। अब हम आ जाते हैं, ये तो हुई सर प्रशासन की बात, तैयारी की बात, बीपीएससी की बात, अधिकारी बनने की बात। आपका एक और पक्ष है, आप गज़ल बहुत अच्छे लिखते हैं। मैंने कुछ शोज भी आपके देखे हैं, दूरदर्शन पे और भी कई जगह आपके शोज देखे हैं। गज़ल लिखने में आप बहुत मतलब माहिर हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान है गज़ल लिखने के तौर पे। पहले तो ये गज़ल आप सुना दीजिएगा सर, और कैसे आप बैलेंस बनाते हैं? मतलब प्रशासन एक बिल्कुल अलग चीज़ है, आपका विभाग एक बिल्कुल अलग मतलब दुनिया है, और गज़ल, गीत, संगीत, काव्य एक बिल्कुल अलग दुनिया है। सामंजस्य कैसे बनाते हैं? और एक गज़ल पहले सुना दीजिए सर। सामंजस्य पर एक बात तो सुन लें कि साहित्य जो है आदमी को संवेदनशील बनाता है, तो संवेदनशीलता तो हर व्यक्ति में होनी चाहिए, और प्रशासन में अगर संवेदनशीलता मिल जाए तो अच्छी बात होती है ना। तो इसीलिए ये प्रशासन
उसके विरोध में नहीं है, उसका पूरक है और प्रशासन को और बेहतर बनाने में साहित्य सहयोग करता है। तो इसलिए और गज़ल की जहाँ तक बात है तो कैसा क्या सुनाएं हम? इतनी गज़लें आपने लिखी हैं सर को, गज़लें तो आपने बहुत लिखी हैं, कविताएं भी आप लिखते हैं, तो कोई भी एक गज़ल जो 2 किताबें भी आ चुकी हैं गज़ल के ऊपर हैं, उसी में से कोई एक गज़ल जो आपको सही लगे। सुने कि गर मोहब्बत जवान हो जाए, गर मोहब्बत जवान हो जाए, ये ज़मीं आसमान हो जाए। गर मोहब्बत जवान हो जाए, ये ज़मीं आसमान हो जाए, सबकी मीठी ज़बान हो जाए, सबकी मीठी ज़बान हो जाए, खूबसूरत जहान हो जाए, खूबसूरत जहान हो जाए, बन गया मैं अज़ान मस्जिद की, बन गया मैं अज़ान मस्जिद की, तू भी मुरली की तान हो जाए। और आरज़ू मुख्तसर सी है अपनी, आरज़ू मुख्तसर सी है अपनी, दिल ये हिंदुस्तान हो जाए। और आखिर में ये कि हौसलों के परों को खोलो भी, हौसलों के परों को खोलो भी, आसमां तक उड़ान हो जाए। शुक्रिया। तो ये समीर परिमल हैं जिनसे हमने आपको रूबरू कराया, पहले भी आपने इन्हें देखा होगा कहीं ना कहीं। 26 साल की इनकी यात्रा रही, 38वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी तक की, कई बदलाव इन्होंने देखा। 3 मेंस के जो पेपर होते थे वहाँ से 1 तक का यात्रा इन्होंने तय किया और अंत में अपने लक्ष्य को ये हासिल किए। टीचर के तौर पे भी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, साथ ही साथ जीएस को लेकर, जिसे लेकर कई सवाल भी पूछे जाते हैं, जो आज के विद्यार्थी होते हैं, अभ्यर्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, सभी मामलों पर इन्होंने अपना पक्ष बड़े स्पष्ट तौर से रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैसा लगा है आपको ये इंटरव्यू, हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए द इंडिया टॉप.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद।